अच्छा, कई लोगों को लगता है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीरों का खेल है ना? या फिर कोई ऐसी कला जिसे सीखना नामुमकिन है। पर आज हम उन बुनियादी सिद्धांतों को समझने वाले हैं जिन्होंने वॉरेन बफेट जैसे दिग्गजों को बनाया है। तो चलिए इस पूरी रूपरेखा को, इस ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो क्या हम किसी विज्ञान की बात कर रहे हैं जिसके कुछ नियम हैं, या ये बस एक बहुत बड़ा जुआ है? ये सवाल ही हमारी आज की पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। देखिए, इन दोनों के बीच ना जमीन आसमान का फर्क है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है किसी भी चीज का गहराई से विश्लेषण करना, ये पक्का करना कि हमारी लगाई हुई पूंजी सुरक्षित रहे और उससे एक ठीक-ठाक, एक वाजिब मुनाफा मिले। वहीं दूसरी तरफ सट्टा लगाना, वो तो बस एक उम्मीद का खेल है कि आज कुछ खरीद लो और कल कोई और आकर ज्यादा दाम देकर आपसे खरीद लेगा। तो फिर एक सच्चे निवेश की शुरुआत होती कहाँ से है? ये होती है किसी भी बिजनेस के असली मूल्य, यानी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को समझने से। यही इसका सबसे अहम हिस्सा है। तो ये आंतरिक मूल्य या इंट्रिंसिक वैल्यू है क्या? सोचिए कि ये एक लंगर की तरह है जो आपके विश्लेषण को बाजार के तूफान में भी स्थिर रखता है। ये किसी कंपनी की असली कीमत है जो बाजार में हर रोज चल रहे उतार चढ़ाव से बिल्कुल अलग होती है। एक पल के लिए सोचिए, अगर आज कोई पूरी की पूरी कंपनी खरीदता तो उसकी संपत्ति और कमाई की असली कीमत क्या होती? बस वही है आंतरिक मूल्य। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, ये कोई जादुई नंबर नहीं है जैसे कोई कैलकुलेटर पर निकाल ले। जैसा कि ये कहावत बताती है, निवेश में सुरक्षा एकदम सटीक होने से कहीं ज्यादा जरूरी है। किसी एक सटीक नंबर के पीछे भागना एक जाल में फंसने जैसा है। असली अनुशासन तो ये मानने में है कि भविष्य अनिश्चित है, उसे कोई पक्के तौर पर नहीं जान सकता। इसलिए हमारा लक्ष्य एक सटीक निशाने पर तीर मारना नहीं, बल्कि मूल्य की एक सही और सुरक्षित रेंज, एक सीमा तय करना है। तो अगर एक तरफ कंपनी का ये ठोस आंतरिक मूल्य है, तो दूसरी तरफ बाजार की कीमत है जो हर सेकंड ऊपर नीचे होती रहती है। पर सवाल ये है कि ये दोनों इतने अलग अलग क्यों चलते हैं? यहाँ पर फर्क एकदम शीशे की तरह साफ है। बाजार की कीमत एक रोलर कोस्टर की सवारी जैसी है जो लोगों के भावनाओं, ब्रेकिंग न्यूज और भेड़ चाल पर दौड़ती है। वहीं आंतरिक मूल्य एक ठोस इमारत जैसा है जो उस बिजनेस की असलियत पर, उसकी नींव पर धीरे धीरे और मजबूती से बनता है। और पता है, यही सबसे बड़ा राज है। कीमत और मूल्य का ये जो अंतर है ना, ये बाजार की कोई गलती नहीं, बल्कि एक धैर्यवान निवेशक के लिए सबसे बड़ा मौका है। क्योंकि आखिर में समय हमेशा उत्साह पर नहीं, बल्कि असली मूल्य पर ही अपनी मोहर लगाता है। तो अगर बाजार इतना भरोसे के लायक नहीं है तो कोई खुद को बचाता कैसे है? यहीं पर आता है हमारा अंतिम सुरक्षा कवच, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी या सुरक्षा का मार्जिन, ये वो जरूरी बफर है जो एक अनुशासित निवेश को जुए से एकदम अलग कर देता है। इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज को उसके असली कीमत से बहुत कम दाम पर खरीदना, बस। और ये सिर्फ कोई तकिया नहीं है, बल्कि एक 3 परतों वाला मजबूत कवच है। पहला, ये हमारे विश्लेषण में हुई छोटी-मोटी गलतियों को सोख लेता है। दूसरा, ये हमें बाजार के बड़े झटकों से बचाता है। और तीसरा, ये भविष्य की अनिश्चितता को एक ऐसे जोखिम में बदल देता है जिससे हम संभाल सकें। ये उपमा इस बात को पूरी तरह से समझा देती है ना? कोई भी नदी उसकी औसत गहराई जानकर पार नहीं करता, बल्कि ये देखकर पार करता है कि वो सबसे गहरी जगह पर कितनी है। सुरक्षा का मार्जिन भी ठीक यही काम करता है। ये हमें सबसे बुरे हालात से बचाता है। लेकिन इन सभी उपकरणों और सिद्धांतों का फायदा ही क्या, अगर इन्हें इस्तेमाल करने के लिए सही मानसिकता ही ना हो? और यही इस पूरी रूपरेखा का सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है। देखिए, एक सफल निवेशक बनने के लिए सिर्फ तेज दिमाग होना ही काफी नहीं है। सबसे जरूरी है कि सोच स्वतंत्र हो ताकि भेड़ चाल से बचा जा सके, धैर्य हो ताकि सही मौके का इंतजार किया जा सके, और सबसे बढ़कर, जब सारी दुनिया एक तरफ भाग रही हो तो अकेले खड़े होने का साहस चाहिए। और ज्यादातर लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो बाजार में रोमांच खोजते हैं, ऐसे लोगों को सुनते हैं जो उनकी बात से सहमत हों, और अकेले खड़े होने से घबराते हैं। यही भावनाएं, यही इमोशंस अक्सर महंगी गलतियों की वजह बनते हैं। तो आखिरकार बात इस एक लाइन पर आ टिकती है, लंबे समय के खेल में किसी का आईक्यू नहीं जीतता, उसका स्वभाव, उसका टेम्परामेंट जीतता है।
बाजार में हमारा मन ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त या सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को उन मुख्य सिद्धांतों में समेटते हैं जो इस निवेश दर्शन की नींव हैं और जो आज भी उतने ही सच हैं जितने सालों पहले थे। ये है वैल्यू इन्वेस्टिंग का डीएनए, जैसा कि इसके संस्थापकों ग्राहम और डॉड ने तैयार किया था। इसके मूल में बस यही बातें हैं। असली चीज आंतरिक मूल्य है, कीमत तो बस एक राय है। सुरक्षा सटीकता से ज्यादा जरूरी है। सुरक्षा के मार्जिन से कोई समझौता नहीं हो सकता। और असली जोखिम बाजार का उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि हमारी पूंजी का हमेशा के लिए डूब जाना है। और ये कोई पुरानी किताबी थ्योरी नहीं है। वॉरेन बफेट, सेथ क्लारमैन, हॉवर्ड मार्क्स, आज के सबसे बड़े और सफल निवेशक भी इन्हीं 100 साल पुराने नियमों का पालन करते हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये सिद्धांत हमेशा काम करते हैं। और अंत में हम इस एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जब बाजार में फैसले लेने की बात आती है तो आखिर में कौन जीतता है, किसी निवेशक की बुद्धि या उसका स्वभाव? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है। नमस्कार। निवेश की दुनिया में अक्सर ज्यादा रिटर्न की बात होती है, लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां सुरक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है? आज हम ग्राहम और डॉड की उसी क्लासिक सोच को समझने वाले हैं जिसने दशकों से निवेशकों को सही राह दिखाई है। चलिए फिक्स्ड इनकम निवेश के इन नियमों को जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही आम गलती के बारे में बात करते हैं जिसमें कई निवेशक फंस जाते हैं। ये एक ऐसा मोहक जाल है जिसे हाई यील्ड ट्रैप कहते हैं, मतलब ऊंचे रिटर्न का लालच। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई ज्यादा यील्ड का मतलब है बेहतर निवेश? ये सवाल यील्ड चेसिंग यानी सिर्फ यील्ड के पीछे भागने की आदत पर सीधी चोट करता है। और इसका जवाब शायद वो नहीं है जो पहली नज़र में लगता है। जरा इस टेबल पर एक नज़र डालिए। ये स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। स्टॉक्स में हाँ, मुनाफा अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन बॉन्ड्स में फायदा सिर्फ तय ब्याज तक ही मिलता है। पर असली कहानी है नुकसान वाले कॉलम में। बॉन्ड होल्डर के लिए नुकसान का मतलब हो सकता है पूरी रकम का डूब जाना, जो कि एक विनाशकारी स्थिति है। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या है? वो आक्रामक सोच जो शेयर बाजार में शायद काम कर जाए, उसे बॉन्ड्स पर लगाना एक बहुत बड़ी गलती है। ये मानसिकता आपके निवेश को एक ऐसे खतरे में डाल सकती है जिसकी जरूरत ही नहीं है। तो समस्या तो हम समझ गए, अब इसका समाधान क्या है? यहीं पर ग्राहम और डॉड की सोच काम आती है। एक ऐसा दर्शन जो हर चीज से ऊपर सिर्फ एक सिद्धांत को रखता है, और वो है सुरक्षा। ये एक लाइन फिक्स्ड इनकम निवेश का मूल मंत्र है। मतलब मुनाफा बाद में देखेंगे, पहली प्राथमिकता है अपने मूलधन को बचाना। ये एक ऐसा नियम है जिसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता। अच्छा, तो ये सुरक्षित होने का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ किसी बड़ी कंपनी का नाम या ज्यादा ब्याज नहीं है। नहीं, असली सुरक्षा इस बात में है कि क्या वो कंपनी किसी बड़े आर्थिक संकट को, किसी बड़े तनाव को झेल सकती है और फिर भी अपने पैरों पर खड़ी रह सकती है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक मजबूत किले की कल्पना करना। एक बॉन्ड निवेशक के तौर पर अपने निवेश को बचाने के लिए सुरक्षा की कई परतें बनानी पड़ती हैं, बिल्कुल एक किले की तरह ही। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस वित्तीय किले की रक्षा की दो मुख्य लाइनें हैं। पहली है इसकी ऊंची ऊंची दीवारें, जिसे हम अर्निंग्स कवरेज कहेंगे, और दूसरी है इसके चारों ओर की गहरी खाई, यानी संपत्ति सुरक्षा। चलिए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो रक्षा की पहली दीवार है अर्निंग्स कवरेज। इसे ऐसे समझिए, क्या कंपनी की हर महीने की कमाई इतनी है कि वो अपने सारे कर्जों का ब्याज आसानी से चुका सके? ये अनुपात बस यही मापता है कि कंपनी की कमाई उसके फिक्स्ड खर्चों से कितनी ज्यादा है। और यहाँ पर ग्राहम और डॉड बहुत सतर्क रहने की सलाह देते हैं। उनका नियम साफ है, किसी एक बहुत अच्छे साल के नतीजों पर भरोसा मत करो, हमेशा पिछले कई सालों का औसत देखो। क्यों? क्योंकि बिजनेस की कमाई तो ऊपर नीचे हो सकती है, पर बॉन्ड का ब्याज वो तो फिक्स है, वो तो हर हाल में चुकाना ही पड़ता है। अब आते हैं रक्षा की दूसरी पंक्ति पर, हमारी गहरी खाई पर। मान लीजिए बिजनेस की कमाई किसी वजह से एकदम रुक जाती है, तब क्या होगा? यहीं पर संपत्ति सुरक्षा काम आती है। क्या कंपनी के पास असल में कोई ठोस संपत्ति है, जैसे जमीन, बिल्डिंग या मशीनरी, जिसे बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाया जा सके? यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा।
बुक वैल्यू अक्सर वो कीमत होती है जो कंपनी अपनी किताबों में दिखाती है, जो सिर्फ एक अकाउंटिंग का नंबर हो सकता है। लेकिन एक बॉन्ड होल्डर के लिए जो चीज सच में मायने रखती है वो है लिक्विडेशन वैल्यू। मतलब अगर आज कंपनी को सब कुछ बेचना पड़े तो हाथ में असल में कितना पैसा आएगा, यही हकीकत है। तो याद रखने वाली बात यह है कि संपत्ति का विश्लेषण हमेशा जमीनी हकीकत के आधार पर होना चाहिए, न कि सिर्फ अच्छी अच्छी उम्मीदों पर। तो कमाई और संपत्ति, ये तो दो मजबूत दीवारें हो गई। लेकिन सुरक्षा की एक तीसरी परत भी है, जो अक्सर कानूनी दस्तावेजों के छोटे छोटे अक्षरों में छिपी होती है। ये कैपिटल स्ट्रक्चर का पिरामिड हमें बताता है कि जब कोई कंपनी मुश्किल में पड़ती है तो पैसा किसे और कब मिलता है। सबसे ऊपर है सीनियर डेट होल्डर्स, जिन्हें सबसे पहले भुगतान किया जाता है, और सबसे नीचे हैं कॉमन स्टॉक होल्डर्स, जिन्हें सबसे पहला नुकसान उठाना पड़ता है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। इस पिरामिड में आपकी जगह जितनी ऊंची होगी, आप उतनी ही सुरक्षित रहेंगे। आपके और नुकसान के बीच जितनी ज्यादा पड़ते हों, उतना ही बेहतर, एक मोटा कुशन मिल जाता है। और आखिर में आते हैं प्रोटेक्टिव कवेनेंस। ये वो कानूनी नियम हैं जो बॉन्ड अग्रीमेंट में लिखे होते हैं। ये कंपनी को जोखिम भरे फैसले लेने से रोकते हैं, जैसे कि हद से ज्यादा नया कर्ज लेना। ये सिर्फ कानूनी भाषा नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में बॉन्ड होल्डर का असली सुरक्षा कवच है। तो हमने ग्राहम और डॉड के दृष्टिकोण के तीनों मजबूत स्तंभों को देख लिया है। अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एक निराशावादी निवेशक बनकर भी कैसे जीता जा सकता है। तो ये रही आपकी चेकलिस्ट। किसी भी बॉन्ड में निवेश करने से पहले ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। क्या मेरा मूलधन सुरक्षित है? क्या कंपनी की कमाई लगातार अच्छी है? क्या इसकी संपत्ति का मूल्यांकन ठीक से किया गया है? क्या कैपिटल स्ट्रक्चर में मेरे लिए काफी कुशन है? और क्या कानूनी नियम मेरी रक्षा के लिए मजबूत है? और सबसे कमाल की बात यह है कि लगभग 100 साल पहले बनाए गए ये सरल सिद्धांत आज की इस जटिल वित्तीय दुनिया में भी उतने ही सच हैं। ये हमें आज के बड़े बड़े कॉर्पोरेट फेलियर्स और क्रेडिट संकटों की वजह समझने में मदद करते हैं। और अंत में ये एक लाइन इस पूरी सोच को समेट देती है। फिक्स्ड इनकम में असली जीत बड़ा मुनाफा कमाने में नहीं, बल्कि नुकसान से बचने में है। आपकी पूंजी की सुरक्षा ही आपका सबसे बड़ा रिटर्न है। तो इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई सिर्फ ऊंचे रिटर्न के पीछे भाग रहा है, क्या असली फायदा भीड़ से अलग होकर सुरक्षा का एक अलग ही खेल खेलने में है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज बात करते हैं हाइब्रिड सिक्योरिटीज की। ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो वादा करते हैं बॉन्ड जैसी सेफ्टी और स्टॉक जैसे रिटर्न का। मतलब एक ही चीज में दोनों दुनिया का मजा। पर क्या ये वादा वाकई सच्चा है या फिर बस एक खूबसूरत धोखा? आइए इसकी तह तक चलते हैं। जरा सोचिए एक ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में जहां आपका पैसा बॉन्ड की तरह एकदम सेफ रहे और साथ ही स्टॉक मार्केट की तरह आसमान छूने का मौका भी मिले। सुनने में तो ये एकदम परफेक्ट डील लगती है ना? और बस यही वो कहानी है जो इन्वेस्टर्स को इन हाइब्रिड्स की तरफ खींच लाती है। लेकिन यहीं पर महान निवेशक बेंजामिन ग्राहम और डेविड डॉड एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। वो पूछते हैं, क्या हो अगर ये इंस्ट्रूमेंट्स दोनों दुनिया का बेस्ट नहीं बल्कि दोनों का सबसे खराब हिस्सा लेकर आते हों? यहीं से हमारी असली पड़ताल शुरू होती है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनके सेफ्टी वाले वादे की परतें उधेड़ेंगे। देखते हैं कि ये जो सुरक्षा का भ्रम है ये कितना मजबूत है। ग्राहम और डॉड का तरीका ना कमाल का और बहुत सिंपल है। वो कहते हैं बस एक पल के लिए इसके इक्विटी वाले हिस्से को भूल जाइए, मानो वो है ही नहीं, और फिर खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या ये अपने आप में बिना किसी लाग लपेट के एक मजबूत और भरोसेमंद बॉन्ड है? अब यहां पर नजर डालिए, फर्क एकदम शीशे की तरह साफ है। एक अच्छे मजबूत बॉन्ड के पीछे तगड़ी कमाई होती है, कंपनी की ठोस संपत्ति होती है, और अगर कंपनी डूबी तो पैसा वापस पाने वालों की लाइन में वो सबसे आगे होता है। दूसरी तरफ ज्यादातर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वो इन सारे पैमानों पर बहुत बहुत कमजोर दिखते हैं। तो सेफ्टी वाला दावा तो कुछ खोखला सा लग रहा है। अब आते हैं दूसरे वादे पर, यानी कि इक्विटी वाला तगड़ा फायदा। चलिए देखते हैं कि इस ग्रोथ की उम्मीद के लिए एक इन्वेस्टर असल में कितनी बड़ी कीमत चुका रहा होता है। ये प्रोडक्ट्स असल में किसके लिए बने हैं? इसका जवाब यहां छिपा है।
इन्हें जारी करने वाली कंपनियों को कम ब्याज देना पड़ता है, अपनी हिस्सेदारी कम होने से बच जाती है, और हाँ, इन्वेस्टर्स को सुनाने के लिए एक अच्छी कहानी भी मिल जाती है। मतलब फायदा साफ तौर पर कंपनी का है। और इस एक लाइन में समझिए पूरी सच्चाई कह दी गई है। कन्वर्टेबल अक्सर बॉन्ड की कीमत पर बेची गई इक्विटी होती हैं या फिर इक्विटी के जोखिम पर बेचे गए बॉन्ड्स होते हैं। ये एक ऐसा सौदा है जहां इन्वेस्टर के लिए दोनों तरफ से फंसने का चांस होता है। चलिए अब फटाफट कुछ और ऐसे ही टेढ़े मेढ़े हाइब्रिड से मिलते हैं जिनकी अपनी अपनी कहानियां हैं। पहले हैं कन्वर्टेबल प्रेफर्ड्स। सीधे सीधे कहें तो ये सट्टेबाजी वाली इक्विटी हैं, बस भेस बदल कर आई हैं। इनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती और अगर कंपनी डूबी तो इनका नंबर सारे कर्ज चुकाने के बाद आता है। मतलब रिस्क बहुत ही ज्यादा है। फिर आते हैं वारंट्स। ये तो भविष्य की कीमत पर लगाया गया एक कोरा सट्टा है बस। कंपनी की कमाई या उसकी जायदाद पर आपका कोई हक नहीं। ग्राहम और डॉट के लिए ये इन्वेस्टमेंट था ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सट्टेबाजी थी। और हाँ, पार्टिसिपेटिंग इश्यूज को भी मत भूलिए। ये बड़े बड़े रिटर्न का वादा करते हैं, लेकिन इतने घुमावदार फॉर्मूलों के साथ कि असली जोखिम कहाँ छिपा है पता ही नहीं चलता, और फायदा हमेशा कंपनी को ही होता है। एक बात गांठ बांध लीजिए, जहां समझ ना आए वहां खतरा है। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि इनमें क्या क्या दिक्कतें हैं, पर अब सवाल ये है कि इनसे बचें कैसे। तो अब आते हैं समाधान पर। ग्राहम और डॉट का वो सुरक्षा कवच जो हर इन्वेस्टर को अपनाना चाहिए। ये रही आपकी सेफ्टी चेकलिस्ट। किसी भी ऐसे हाइब्रिड से दूर रहें जिसकी सेफ्टी सिर्फ भविष्य के भरोसे हो, जिसकी कीमत सिर्फ उम्मीदों पर टिकी हो, या जिसकी बनावट इतनी मुश्किल हो कि आप किसी को आसानी से समझा ही न सकें। अगर ये बेसिक सेफ्टी टेस्ट ही फेल हो जाएं, तो आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और ये निवेश का शायद सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम है। एक ऐसा नियम जो हमेशा काम आएगा। अगर आप किसी चीज को आसान भाषा में समझा नहीं सकते, तो उसे कभी खरीदें भी मत। तो मूल सिद्धांत क्या है? बहुत सीधा सा है। निवेश में सिंप्लिसिटी यानी सरलता का मतलब है सेफ्टी, और कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता का मतलब है रिस्क। जैसे जैसे एक चीज बढ़ती है, दूसरी भी उसके साथ बढ़ती है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये सारे सिद्धांत, ये सारी बातें दशकों पुरानी हैं, लेकिन आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई हैं। जरा देखिए कहानी कैसे खुद को दोहराती है। 1940 के दशक के कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और वारंट्स से लेकर 2000 के स्ट्रक्चर्ड नोट्स और आज के स्पैक वारंट्स और कोको बॉन्ड्स तक नाम बदलते रहे, पैकिंग बदलती रही, लेकिन अंदर का माल, अंदर का रिस्क वो जस का तस है। तो आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। फाइनेंशियल इनोवेशन के इस दौर में जहां हर दिन नए और उलझे हुए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्या आज भी सबसे सुरक्षित दाव सरलता पर ही लगाना है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। आखिर ऐसा क्या है जो कुछ इन्वेस्टर्स को बाकियों से अलग बनाता है? वो लगातार मार्केट को कैसे मात दे पाते हैं? इसका जवाब छिपा है ग्राहम और डॉट के सदाबहार सिद्धांतों में। आज हम उन्हीं सिद्धांतों को, उन्हीं टूल्स को समझने की कोशिश करेंगे जो एक आम से स्टॉक को एक जबरदस्त रिटर्न देने वाली इन्वेस्टमेंट में बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी बात से। इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले ना एक बहुत बड़ा फर्क समझना होता है, निवेश और सट्टेबाजी के बीच का फर्क। देखिए, यहां पर सोच एक बिजनेस के मालिक वाली होनी चाहिए, किसी जुआरी वाली नहीं। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये एक पूरी की पूरी मानसिकता है, एक माइंडसेट है। जब कोई एक स्टॉक खरीदता है तो वो सिर्फ स्क्रीन पर कुछ नंबर नहीं खरीद रहा, नहीं, वो एक असली चलते फिरते बिजनेस में एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीद रहा होता है। ठीक है, तो अगर स्टॉक एक बिजनेस है तो फिर सवाल ये उठता है कि उसे परखा कैसे जाए। किसी भी बिजनेस को समझने की शुरुआत होती है उसके इंजन से, और बिजनेस का इंजन क्या होता है? उसकी कमाई। लेकिन यहां एक छोटा सा पेंच है। क्या हर कमाई एक जैसी होती है? बिल्कुल नहीं। तो सवाल यह है कि असली टिकाऊ कमाई को बस दिखावे के आंकड़ों से अलग कैसे किया जाए? मतलब सोने को रेत से कैसे छांटें? अब इस चार्ट को देखिए, ये बहुत अच्छे से समझाता है। एक तरफ है वो ऊंचा पतला सा बार जो एक साल की जबरदस्त कमाई दिखाता है, और दूसरी तरफ है ये छोटा लेकिन चौड़ा बार जो 5 साल की औसत कमाई है। हमेशा याद रखिए, एक बार का चमत्कार एक मजबूत बिजनेस की निशानी नहीं है। असली ताकत लगातार अच्छी परफॉर्मेंस में होती है।
तो हमारा लक्ष्य क्या है? आतिशबाजी की तरह एक बार चमक कर बुझ जाना नहीं, बल्कि एक ऐसी आग जलाना है जो धीरे धीरे लेकिन लगातार जलती रहे। हमें ऐसी ही बिजनेस की तलाश करनी है जो लंबे समय तक लगातार वैल्यू बना सके। और हाँ, कुछ रेड फ्लैग्स यानी खतरे के संकेतों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। पहला, एग्रेसिव अकाउंटिंग, जब सिर्फ कागज पर आंकड़े अच्छे दिखाने के लिए हेरफेर किया जाता है। दूसरा, ऐसी कमाई जो किसी अस्थायी बूम या साइकिल पर टिकी हो। और तीसरा, ऐसा मुनाफा जो कंपनी के असली कोर बिजनेस से आ ही नहीं रहा हो। तो अगर कमाई इंजन है, तो कैसे पता चलेगा कि इंजन सच में स्वस्थ है और ठीक से चल रहा है? इसका एक बहुत ही पक्का सबूत होता है, डिविडेंड्स। इसे ऐसे समझिए, कंपनी की कमाई जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर दिखती है वो एक तरह का वादा है, लेकिन डिविडेंड वो वादा नहीं है, वो सीधा शेयर होल्डर के हाथ में आया हुआ असली कैश है। और ये प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। देखिए, पहले कंपनी कमाई करती है, फिर कंपनी का बोर्ड तय करता है कि इस कमाई में से कितना हिस्सा बांटा जाए, और बस वो हिस्सा कैश के रूप में सीधा शेयर होल्डर के पास पहुंच जाता है। कागज का मुनाफा असली पैसे में बदल गया। यहां एक बड़ा सवाल उठता है, कंपनी को अपनी कमाई का क्या करना चाहिए? क्या सारा पैसा वापस बिजनेस में लगा देना चाहिए ताकि वो और तेजी से बढ़े, या फिर उसे अपने मालिकों यानी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दे देना चाहिए? सच तो यह है कि अच्छी कंपनियां इन दोनों के बीच एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बनाकर चलती हैं। एक और जरूरी बात, स्टॉक स्प्लिट्स जैसी चीजों से अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे ऐसे समझें, ये ठीक वैसा ही है जैसे आपके पास एक पिज्जा है और आप उसके 4 के बजाय 8 टुकड़े कर दें। टुकड़ों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन पिज्जा तो उतना ही है, राइट? वैल्यू नहीं बढ़ी, सिर्फ टुकड़े बढ़े हैं। ठीक है, तो अब तक हम ये समझ चुके हैं कि एक अच्छी कंपनी के इंजन और उसके कैश फ्लो को कैसे देखना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, उस अच्छी कंपनी के लिए सही कीमत क्या है? कितनी कीमत चुकानी चाहिए? इसे पता लगाने के लिए एक बहुत ही कॉमन टूल है पीई रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। आप इसे स्टॉक का प्राइस टैग भी मान सकते हैं। ये बस इतना बताता है कि कंपनी की कमाई के हर एक रुपए के बदले में बाजार उसे कितनी कीमत देने को तैयार है। लेकिन पीई रेशियो की असली कहानी अकेले नहीं, बल्कि तुलना में समझ आती है। मान लीजिए एक कंपनी का पीई आज 12 पर है। अब ये सस्ता है या महंगा? ये जानने के लिए हमें देखना होगा कि इसका अपना ऐतिहासिक औसत पीई क्या रहा है। अगर वो 18 रहा है, तो आज का 12 का पीई काफी आकर्षक लग सकता है ना? पर यहाँ एक चेतावनी भी है, और ये बहुत जरूरी है। हर कम पीई वाली चीज सोना नहीं होती। कभी कभी कम प्राइस टैग इसलिए होता है क्योंकि माल में ही कोई खराबी है। तो हमेशा ये पक्का करें कि ये एक अच्छा सौदा है, कोई छुपी हुई मुसीबत नहीं। तो हमने कमाई समझी, डिविडेंड्स देखे, प्राइस टैग को भी परखा, और अब हम आते हैं उस एक सिद्धांत पर जो इन सबको एक साथ बांधता है, इन्वेस्टिंग का सबसे सुनहरा नियम, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये क्या होता है? देखिए, एक पल के लिए भूल जाइए कि स्टॉक मार्केट में शेयर का दाम क्या चल रहा है। बस ये सोचिए कि अगर आपको पूरा का पूरा बिजनेस खरीदना हो, तो उसकी असली फंडामेंटल कीमत क्या होगी? उसकी कमाई, उसकी संपत्ति, उसकी ग्रोथ, इन सब के आधार पर जो उसकी कीमत निकलती है, वही है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमने अपनी पूरी एनालिसिस की और पाया कि एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब उसकी असली कीमत 100 रुपये प्रति शेयर है। अब हम स्टॉक मार्केट को देखते हैं और हमें दिखता है कि वही शेयर बाजार में सिर्फ 70 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। मतलब जो चीज़ 100 रुपये की है वो 70 में मिल रही है। ये जो 100 और 70 के बीच 30 रुपये का फर्क है ना, बस यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये आपका सुरक्षा कवच है। अगर आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हो गई या कंपनी के साथ कुछ बुरा हो गया, तो ये बफर आपको बचाता है। क्योंकि दिन के आखिर में सफल इन्वेस्टिंग का पहला नियम पैसा बनाना नहीं है, पहला नियम है पैसा ना गंवाना। मतलब ऐसे परमानेंट लॉस से बचना जिससे उबरना ही नामुमकिन हो जाए। तो आज हमने क्या सीखा, चलिए फटाफट से दोहराते हैं। पहला, हमेशा टिकाऊ कमाई पर ध्यान दें, किसी 1-2 दिन के शोर पर नहीं। दूसरा, हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी की मांग करें। और तीसरा, सबसे जरूरी, एक बिजनेस के मालिक की तरह सोचें, सट्टेबाज की तरह नहीं। तो अगली बार जब आपकी स्क्रीन पर किसी स्टॉक का नाम और उसकी कीमत दिखे, तो एक पल रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा,
क्या मैं एक बिजनेस देख रहा हूं या सिर्फ एक ऊपर नीचे होता हुआ प्राइस टिकर? क्योंकि आपका जवाब ही तय करेगा कि आप एक निवेशक हैं या कुछ और। शेयर बाजार कभी कभी बड़ा अजीब लगता है ना। कीमतें कभी आसमान छूती हैं तो कभी धड़ाम से नीचे आ जाती हैं, और यह समझना मुश्किल हो जाता है कि किसी कंपनी की असली कीमत है क्या। तो आज हम इसी शोर शराबे के बीच एक निवेशक के सबसे बड़े सुरक्षा कवच के बारे में बात करने वाले हैं। यानी जब बाजार में घबराहट का माहौल हो तब भी असली वैल्यू कैसे पहचानी जाए। इसको ना ऐसे समझिए, प्राइस यानी कीमत वो मौसम की तरह है। आज धूप है तो कल तूफान आ सकता है। ये पूरी तरह लोगों के डर और लालच पर टिकी होती है। लेकिन वैल्यू यानी मूल्य वो उस पेड़ की जड़ों की तरह है जो जमीन में बहुत गहरी हैं। मौसम चाहे कैसा भी हो, वो अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहता है। वैल्यू किसी कंपनी की असली फंडामेंटल ताकत होती है जो लंबे समय तक टिकती है। लेकिन सोचिए, तब क्या होता है जब निवेश के हमारे जाने पहचाने पैमाने जैसे कि कंपनी की कमाई और डिविडेंड हमें पूरी कहानी नहीं बता पाते? तो सबसे पहले कमाई को ही ले लीजिए। हो सकता है एक तिमाही में कंपनी जबरदस्त मुनाफा दिखाए और अगले ही तिमाही में घाटे में चली जाए। ये बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, जिससे ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कंपनी असल में कितनी मजबूत है। और डिविडेंड मतलब मुनाफे का वो हिस्सा जो सीधे शेयरधारकों तक पहुंचता है, उस पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे ही कंपनी पर कोई मुश्किल आती है, सबसे पहली कैंची डिविडेंड पर ही चलती है। तो अगर हम कमाई और डिविडेंड पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते तो फिर किस पर करें? यहीं पर महान निवेशक बेंजामिन ग्राहम और डेविड डॉड की एक बात बहुत काम आती है। उन्होंने कहा था कि किसी कंपनी की असली ठोस संपत्ति मतलब वो चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं, वही उसकी वैल्यू का सबसे मजबूत आधार होती हैं। ये वो चट्टान है जो बाजार के किसी भी तूफान में नहीं हिलती। तो चलिए इसी मजबूत आधार को ढूंढना सीखते हैं। आइए देखते हैं कि किसी कंपनी की संपत्ति का विश्लेषण करके उसकी असली कीमत तक कैसे पहुंचा जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं टैंजिबल एसेट्स या ठोस संपत्ति को। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम असल में देख और छू सकते हैं, जैसे कंपनी की फैक्ट्री, उसकी मशीनें, गोदाम में रखा माल और हाँ, कैश। ये कंपनी की असली दौलत है। अब एक और बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है लिक्विडेशन वैल्यू। बस ये सोचिए कि अगर किसी कंपनी को कल ही रातों रात अपना सारा सामान बेचकर बंद होना पड़े तो उसे कम से कम कितने पैसे मिलेंगे। वही उसकी लिक्विडेशन वैल्यू है। ये एक तरह से किसी भी निवेश का अल्टीमेट सेफ्टी टेस्ट है कि बुरे से बुरे हालात में भी क्या बचेगा। ठीक है, तो मान लिया कंपनी के पास बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सारी दौलत सीधे शेयर होल्डर्स की हो गई। यहाँ एक पूरी लाइन लगी हुई है कि किसे पहले पैसा मिलेगा। जरा सोचिए, एक कंपनी के पास अरबों की संपत्ति है, पर सवाल ये उठता है कि अगर कंपनी बिकती है तो उस पैसे पर सबसे पहला हक किसका होगा? ये स्लाइड पूरी कहानी साफ कर देती है। लाइन में सबसे आगे खड़े होते हैं कर्ज देने वाले, जैसे कि बैंक। पहले उनका पूरा पैसा चुकाया जाएगा। उनके बाद नंबर आता है प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स का, और सबसे आखिर में अगर कुछ बच गया तो वो आम शेयरधारकों को मिलता है। इसीलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आपसे पहले लाइन में कितने लोग खड़े हैं। संपत्ति तो अपनी जगह है, लेकिन वो संपत्ति उतनी ही अच्छी है जितने अच्छे लोग उसे चला रहे हैं। और यहीं पर मैनेजमेंट का रोल आता है, जो शायद सबसे जरूरी फैक्टर है। एक निवेशक को यह सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या कंपनी की संपत्ति का ठीक से रखरखाव हो रहा है या उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। देखिए, एक अच्छी मेंटेन्ड मशीनरी और एक जंग लगी मशीनरी की कीमत में जमीन आसमान का फर्क होता है। दूसरा बड़ा सवाल, कंपनी की अकाउंटिंग कैसी है? क्या वो अग्रेसिव है, मतलब हर छोटी मोटी चीज को बढ़ा चढ़ाकर मुनाफा दिखा रही है, या फिर वो कंजर्वेटिव है और ईमानदारी से सही तस्वीर पेश कर रही है? ये सीधा सीधा मैनेजमेंट की नीयत का सवाल है। और तीसरा सवाल, क्या कंपनी का ढांचा भरोसे के लायक है? कभी कभी कंपनियां एक के अंदर एक कई कंपनियों का ऐसा जाल बना देती हैं कि यह समझना ही मुश्किल हो जाता है कि पैसा असल में कहां जा रहा है और असली कंट्रोल किसके हाथ में है। तो जब इन तीनों चीजों को, संपत्ति, कर्ज और मैनेजमेंट को एक साथ रखकर देखा जाता है, तब जाकर असली सौदे को पहचानने की शुरुआत होती है। और ये हमें सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर लाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज को उसकी असली कीमत से बहुत कम दाम पर खरीदना। मान लीजिए किसी कंपनी की असली वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन बाजार उसे सिर्फ 60 रुपए में बेच रहा है। तो ये जो 40 रुपए का फर्क है ना,
यही है आपका सुरक्षा कवच। अगर कोई गलती हो जाए या हालात बिगड़ जाएं, तो यही आपको बड़े नुकसान से बचाता है। असली मौका तो तभी मिलता है जब बाजार में डर का माहौल होता है, जब लोग घबराकर अच्छी से अच्छी कंपनियों के शेयर भी कौड़ियों के दाम पर बेच रहे होते हैं। वही एक समझदार निवेशक के लिए खरीदारी का सबसे सही समय होता है। मतलब बाजार का डर एक खतरा नहीं, बल्कि एक मौका है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी होगी, ये कोई एक बार का काम नहीं है। निवेश करना एक पौधे की देखभाल करने जैसा है। लगातार देखना होगा कि संपत्ति की क्वालिटी कैसी है, कंपनी पर कर्ज तो नहीं बढ़ रहा, मैनेजमेंट सही काम कर रहा है या नहीं, और समय समय पर कंपनी की असली वैल्यू का दोबारा अंदाजा लगाना होगा। अंत में इस पूरी सोच का सार ग्राहम और डॉट के इस एक वाक्य में छुपा है। ऐसे बिजनेस खरीदें जहां संपत्ति, कमाई और कीमत तीनों आपके पक्ष में हो, और फिर बस धैर्य के साथ इंतजार करें जब तक बाजार उस कीमत को पहचान न ले। ये एक ऐसी सलाह है जो आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी 100 साल पहले थी। तो अगली बार जब बाजार में घबराहट फैले, तो सवाल ये है कि लोग डरेंगे या एक अच्छा मौका तलाशेंगे।